नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आम निवेशकों को देते हैं उन खास तरह की जानकारी जिसके जरिए वो निवेश के नए नए तरीकों के बारे में अपडेट हो सकें। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं कि आखिर आपका पोर्टफोलियो किस तरह का होना चाहिए। एक ऐसा शो जहां पर हमारी कोशिश यही होती है कि छोटे से छोटे शहर का आम निवेशक हमसे जुड़े और उसके फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में हम एक जरिया बन सकें, एक मार्गदर्शक बन सकें, एक गाइड बन सकें। के शो में भी हम ऐसा ही करेंगे और बड़ा हिस्सा आपके सवालों का इस शो में हम शामिल करते हैं, जिसके जरिए हमारी कोशिश यही होती है कि आपको सही समय पर सही टिप्स, सही जानकारी और सही तरीके से मार्गदर्शन मिल सके। तो आज के शो में क्या होगा खास, सबसे पहले उस पर एक निगाह डाल लेते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो एसआईपी निवेशकों के लिए खास टिप्स। जी हाँ, कैसे स्टेप अप एसआईपी से आपको डबल रिटर्न हासिल हो सकता है। बेटे की पहली कमाई से म्यूचुअल फंड में कहां करें एसआईपी निवेश, ये सभी आपके सवाल हैं जिसके जवाब हम आज के चर्चा में देंगे। अपनी आय से कितनी राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करनी चाहिए, ये भी आपका सवाल है, एक आम सा सवाल जिसके जवाब हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे। साथ ही आज हम आपको बताएंगे रोज की तरह कि कैसे आप अपना बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो और लोन से जुड़े अपने सवाल हम तक पहुंचाएं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और अपना सवाल पूछने के लिए आपको बेहद आसान जरिया अपनाना है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको कुछ करना नहीं है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, आप अपना सवाल वीडियो के जरिए भी पूछ सकते हैं। और आप अपने सवाल हम तक हमें लाइव देखते हुए यूट्यूब, सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। चलिए चर्चा में शामिल करते हैं अपने दो बेहद खास मेहमानों को। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी साहब जुड़ रहे हैं सीईओ वाइज इन्वेस्ट से। हेमंत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ जुड़ रही हैं निसरीन मामाजी, सीईओ और फाउंडर मनी वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज से। निसरीन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि आपके सवालों को हम चर्चा में शामिल करेंगे, तो पहला जो सवाल है वो रविंद्र वर्मा का है। और रविंद्र का सवाल निसरीन आपके लिए है और इनका सवाल हमारे पास मौजूद है। इनका बाकी डिटेल्स तो आपके पास होंगी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनका लक्ष्य 1.25 करोड़ का है अगले 10 सालों में घर के लिए, यानी घर खरीदना इनको है। इसके अलावा इन्होंने अपनी जानकारी जो दी है, जिनके पास होल्डिंग जो इनकी है वो है आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, जहां पर 10,000 प्रति महीने का निवेश है इनका। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप 10,000 पर महीने का निवेश है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000 पर महीने का निवेश है। इसके अलावा एचडीएफसी स्मॉल कैप में भी 5,000 महीने का निवेश है। हमारे साथ इस वक्त रविंद्र जुड़े हुए हैं। रविंद्र, मैंने आपके पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी दे दी और आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्ट अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, मैं ये अपने फंड जो न्यूज किया है इसमें मुझे और कुछ चेंजेस करना है कि वो जानना था मुझे। ठीक है, जो आपका जरा मुझे जी जरा मुझे दुरुस्त कीजिए। आप 10 साल में 1.25 करोड़ का आप एक कॉर्पस चाहते हैं, यही है आपका लक्ष्य? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए निसरीन, तमाम जानकारी मेरा फंड उसमें एचडीएफसी स्मॉल कैप में भी मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है। जी 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 जी, वो जानकारी भी हमने दी है। निसरीन, बताइए क्या होगी सलाह रविंद्र जी को? बेसिकली रविंद्र जी, आपकी पोर्टफोलियो काफी बढ़िया है। आपको कोई भी एसआईपी की चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी जो उम्मीद है कि आप 1 करोड़ रुपीस कलेक्ट करेंगे 10 साल के बाद, वो काफी पॉसिबल है। लेकिन आपकी एसआईपी जो अमाउंट है आपको 10,000 रुपया बढ़ानी पड़ेगी।
अभी फिलहाल आप 35,000 35,000 कर रहे हो, उसके बदले में आपको चाहिए 45,000। अभी ये जो एस्टिमेशन हम कर रहे हैं वो एवरेजली 14 to 15% कैगर के हिसाब से कर रहे हैं। तो 2-3 साल के बाद आप रिव्यू करेंगे आपके पोर्टफोलियो और आप चेक करेंगे कि आप आपके गोल से कितने नजदीक है। फिलहाल हमें लग रहा है कि आपकी शॉर्टफॉल 10,000 रुपया SIP है जो आपको नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए इंक्रीज करनी पड़ेगी। 3 साल के बाद आप वापस रिव्यू कीजिए, आपको लगे कि आप ट्रैक पे हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी अमाउंट में। फिलहाल आपकी जो SIP म्यूचुअल फंड जो आपने सिलेक्ट किए हैं उसमें कुछ भी बदलाव लाना जरूरी नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा, हम जो कैगर कैलकुलेट करते हैं फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 14 और 15% के बीच में है, बिकॉज आपके इन्वेस्टमेंट है स्मॉल, लार्ज एंड मिड, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप। तो उस हिसाब से 14-15% के ऊपर हम जो एस्टिमेशन करेंगे, आपकी पोर्टफोलियो अप्रोक्सीमेटली 95 लाख होगी एट द एंड ऑफ 10 इयर्स। तो ये शॉर्टफॉल जो आपको पड़ रहा है, इसीलिए आपको 10,000 रुपया SIP अभी से आप इंक्रीज कर देंगे तो शायद आपकी शॉर्टफॉल क्वार्टर्स में आप नहीं फेस करेंगे। ठीक है, तो निसरीन जी का जो है वो सलाह आपको रविंद्र जी मिल गई है और इन सब के बीच में आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरह से हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो जब इस तरह के निवेशक सामने आते हैं, जो निवेशक बड़े जागरूकता के साथ अपना निवेश की प्लानिंग करते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट भी उनकी पीठ थपथपाते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं। और रविंद्र जी ऐसे ही एक निवेशक हैं जिनके सराहना की है निसरीन जी ने। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर देशमुख हमारे साथ इस वक्त हैं और सागर जी का सवाल जो है वो हेमंत सर आपके लिए होगा। सागर नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप, पहले तो ये बताइए और उसके बाद पूछिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मेरा नाम सागर देशमुख है और मैं पुणे से बात कर रहा हूँ जी। और एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ मैं जी। तो अभी मैं आपका सारा रेगुलर शो देखता रहता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे पता चला कि मुझे इमरजेंसी फंड मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, बट मैं लैक कर रहा था एक चीज जो कि है इमरजेंसी फंड। दैट मतलब वो मैं लास्ट ईयर से मैंने उसको ट्राई किया, तो मैंने अपना इमरजेंसी फंड 6 लाख का मैंने टारगेट रखा था। ओके, तो उसमें से मैंने 1 साल में 3 लाख अचीव कर दिया। अभी रिमेनिंग 3 लाख का भी मेरे पास प्लान है। मेरा परफॉर्मेंस पे और बाकी चीजें जो मिलने वाली है उसमें मेरा रिमेनिंग 3 लाख का कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी मेरे सामने एक क्वेश्चन है, अभी मैंने बैंक FD में 7.98 के हिसाब से बैंक FD में मैंने इमरजेंसी फंड हाफ इमरजेंसी फंड मैंने कलेक्ट कर दिया है। अभी रिमेनिंग जो है 3 लाख का मैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? इधर डेब्ट फंड में करूँ या लिक्विड फंड में करूँ या सेम FD में करूँ? मुझे थोड़ा FD से रिटर्न ज्यादा चाहिए और सेफ भी चाहिए, तो ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है। और ये रहता है आमतौर पे निवेशकों के मन में कि उनकी जो प्लानिंग है उसमें बेहतर रिटर्न हमेशा रहता है। और चूंकि आप इमरजेंसी फंड की तरफ देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक तीर से 2 निशाने लगाने की अभी फिलहाल कोशिश हो रही है आपकी, लेकिन शायद बेहतर तरीके से हेमंत सर आपको गाइड कर पाएंगे। हेमंत सर, इमरजेंसी फंड जागरूकता की पहले तो इनको दाद देनी होगी कि इन्होंने इस तरह की सोच रखी, लेकिन जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इनकी बात की ये थोड़ा सा रिटर्न भी चाहते हैं और इमरजेंसी फंड में को भी बेहतर बनाना चाहते हैं। बताइए क्या ये हासिल हो सकता है, आपकी क्या गाइडेंस होगी? अभी सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा सागर के, आई थिंक बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि जिस तरीके से आपने पूरे फोकस तरीके से अपने इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश की है। जैसा आपने कहा कि 3 लाख का ऑलरेडी वापस आपने बना लिया, 3 लाख का और बनाना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक मैं सभी व्यूअर्स के लिए स्पेशली ये बात बोलना चाहूंगा कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करो तो हमेशा ध्यान रखो कि रिस्क मैनेजमेंट को जितना फोकस या एम्फेसिस होना चाहिए उसमें कभी भी कंप्रोमाइज मत कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और ऑब्वियसली एक इमरजेंसी फंड, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा इमरजेंसी फंड का ये होता है कि अगर आपको कोई फाइनेंशियली इमरजेंसी फेस करनी पड़ी तब आप अपने लॉन्ग टर्म प्रोसेस को इंटरप्ट किए बिना, उसके बिना किसी रुकावट के आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसीलिए ये इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और भी है। एक तो ये कि ये पर्याप्त होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। यूजुअली आप कह सकते हैं कि आपके 6 से 9 महीने के जो खर्चे हैं
उसके बराबर का ये इमरजेंसी फंड बनना चाहिए। और जब मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ तो मैं खाली आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी जो भी कमिटमेंट है, चाहे वो EMI है या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, जो भी आपके खर्चे हैं, उन सभी को मिला के आपको 6 से 9 महीने का कम से कम आपके पास ये कॉर्पस बनना चाहिए। तीसरी बात, ये आपके पोर्टफोलियो का बहुत ही अहम हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे जो फोकस रहना चाहिए वो लिक्विडिटी रहनी चाहिए, सेफ्टी रहनी चाहिए, ना कि रिटर्न, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होगा। और जैसा मैंने कहा, इसका जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि आपको जब भी जरूरत पड़े ये आराम से आपको मिल सके, ताकि आपको अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को इंटरप्ट ना करना पड़े। तो आई थिंक पहली बात, जैसा इन्होंने कहा कि इन्होंने बैंक FD पे लगाया, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप चाहे लिक्विड फंड में डालें या फिर आप बैंक FD में डालें, ऑब्वियसली एक डिफरेंशिएशन खाली रिटर्न का हो सकता है, अदरवाइज टैक्सेशन में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं वहां पे। तो एक वो डेफिनेटली एक सही ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन, जैसा इन्होंने मेंशन भी किया कि, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसे फंड में जाइए जहां पे लिक्विडिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को ना मिले। तो मुझे लगता है लिक्विड फंड जो है म्यूचुअल फंड के, वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पे 2 फंड मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप दोनों में से एक देख सकते हैं, क्योंकि 3 लाख का आपको कॉर्पस बनाना तो एक से ज्यादा फंड की जरूरत नहीं है आपको। एक कोटक लिक्विड फंड देख लीजिए या फिर ABSL लिक्विड फंड, इन दोनों में से एक भी आप लिक्विड फंड देखिए। बट अगेन, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप बहुत ही फोकस तरीके से ये जो इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करें, आई थिंक मुझे लगता है हर निवेशक को ये करने की जरूरत है। तो सागर, जैसा कि मैंने कहा, आज हमारे साथ 2 बैक टू बैक ऐसे दर्शक जुड़े, ऐसे आम निवेशक जुड़े जिनकी एक तरह से पीठ थपथपाई है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट ने। पहले हमारे साथ एक जो दर्शक जुड़े, रविंद्र जी, उनके फंड के चयन को लेकर निसरीन ने उन्हें शाबाशी दी, और अब सागर देशमुख हमारे साथ जुड़े, और सागर के जो ये सोच है इमरजेंसी फंड को लेकर, उसे लेकर आज हमारे साथ जिस तरह से एक्सपर्ट ने उनकी पीठ थपथपाई, वो वाकई काबिले तारीफ है। और इन सब के बीच में चलिए अब अगले दर्शक को जोड़ते हैं। मनीष है हमारे साथ। मनीष, नमस्कार, कहाँ से बातचीत कर रहे हैं? नमस्कार सर, और पीछे क्या जाना चाहते हैं? एक्चुअली सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, और मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने जो है कैनरा रोबेको स्मॉल फंड में 5000 डाले हुए हैं, PGIM फ्लेक्सी कैप में मैंने 5000 डाले हुए हैं, और PGIM स्मॉल कैप, वो मिड कैप में मैंने 5000 डाले हैं, और निपुण फार्मा में मेरे 4000 का इन्वेस्टमेंट है, और मरिया एसेट ब्लू चिप, इसमें मेरा 5000 का इन्वेस्टमेंट है। मेरा जो टारगेट है वो 1 CR या उससे ज्यादा का है, हो जाए जितना भी है बेटर है, इन 15 ईयर्स, 15 ईयर। तो क्या ये फंड सिलेक्शन सही है, या फिर मुझको इनमें से कुछ फंड्स हटाने हैं या नए फंड डालने हैं? और मैं 10,000 और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कौन सा फंड सेलेक्ट करना चाहिए? और मुझको 1.5 से 2 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए। ठीक है मनीष, आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जाएगा। आपका सवाल भी बहुत स्पष्ट था। निसरीन, मनीष को क्या सलाह देंगी आप? ठीक है, तो राइट नाउ मनीष की जो एसेट एलोकेशन है वो इक्वली डिवाइडेड है बिटवीन स्मॉल कैप, मिड कैप, large and mid, contra and sectoral and the flexi cap fund. तो हम उनको सलाह देना चाहते हैं कि जो कोटक स्मॉल कैप है और जो एंड द एक्सिस ग्रोथ कैप, वो उनको कंटिन्यू करने की जरूरत है, बिकॉज जो काफी अच्छे SIPs चल रहे हैं उनके। जो उनकी फोकस्ड फंड है SBI, वो उनको स्टॉप करके SBI कॉन्ट्रा फंड में स्टार्ट करनी चाहिए। जो उनकी ICICI प्रूडेंशियल बैक है, बिकॉज उनकी जो टर्म है अबाउट 15 ईयर्स की है, तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड टिपिकली हम 1 से 3 to 4 ईयर्स की टेन्योर को देते हैं। तो उस फंड को भी आप स्टॉप कीजिए और उसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। वो अपॉर्चुनिस्टिक फंड है और वो आपको मार्क टू मार्केट रिटर्न बैक जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उससे आपको बेहतर मिलेगी। देन आपके पास उसके बाद कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप है, उससे भी आप स्टॉप कीजिए और आप शुरू कीजिए कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड में। तो वो इमर्जिंग इक्विटीज मिड एंड स्मॉल कैप पे फोकस करता है
और जैसे आपने कहा कि आपकी जो टेन्योर है 15 ईयर्स है, तो एनीथिंग अबव 10 to 15 ईयर्स आप थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं। 1 to 5 ईयर्स आपका रिस्क एपेटाइट होना चाहिए मॉडरेट, लेकिन जो आप 10 साल के बाद ज्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहें और आपकी जो कॉर्पस है जो आप कलेक्ट करना चाहते हो, उस हिसाब से आप आपकी रिस्क टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए आपको। तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप, अपॉर्चुनिस्टिक फंड, कॉन्ट्रा फंड, उसमें आप थोड़ी स्विच करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आपकी पोर्टफोलियो क्वाइट सही है, आपको डीएसपी में कंटिन्यू करना चाहिए। एनपीएस जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो नेशनल पेंशन स्कीम में, वो भी आप स्टॉप करके थोड़ी लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी और आपको रिटर्न की पॉसिबिलिटी हायर होगी, वो भी आप स्टॉप करके आप स्टार्ट कीजिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में। तो फिर आपकी जो इंटायर एसेट एलोकेशन है काफी बड़ी अच्छी है। आप अबाउट 15% लार्ज एंड मिड में है, सेक्टोरल में है, कॉन्ट्रा में है, मिड कैप में है और आप फ्लेक्सी में है। तो इस हिसाब से आपकी एसेट एलोकेशन जो भी मैंने आपको कहा है कि आप स्टॉप करके इसमें आप स्विच कीजिए, वो आपको करना पड़ेगा। अभी आपको जो फिगर है, आपने कहा है कि आपको 10 करोड़ की जरूरत है 15 साल के बाद। तो जैसे आपकी करंट एसेट एलोकेशन है, जो आपने करंटली म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं, उस हिसाब से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी कॉर्पस 2 करोड़ होगी 15 साल के बाद। आप ये एडजस्टमेंट करेंगे जो मैंने आपको कहा है, इसमें स्विच कीजिए तो आपकी कॉर्पस होगी 2.5 करोड़। हम एस्टिमेशन करते हैं 15% से, तो हम जो आपको कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट है 15% से सपोज हम अस्यूम करें कि ये आपको रिटर्न मिलेगा, तो आपकी जो कॉर्पस होगी 2.5 करोड़ रुपीज एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स। तो यहाँ आपकी जो शॉर्टफॉल है अबाउट 1 लाख रुपीज है महीने की एसआईपी की। तो इन केस आपको 10 करोड़ की उम्मीद है तो आपको 100,000 रुपीज एक्स्ट्रा चाहिए एसआईपी के जरिए। ऑल्सो दूसरी ऑप्शन है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आपकी कॉर्पस या एसआईपी आप इतनी जल्दी बढ़ा सके, तो आप 2-3 साल में रिव्यू कीजिए। फिलहाल आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी शायद नहीं हो सकेगी, बिकॉज इतनी जल्दी आप 3 टाइम्स या 4 टाइम्स एसआईपी नहीं बढ़ा सकेंगे। तो लेकिन आप जो मैंने बताया है जो स्विचेस करने के लिए, वो जरूर कीजिए और 2-3 साल में आप रिव्यू करते जाइए और जब भी आपकी एसआईपी की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी आप उसको प्लीज बढ़ाइए। लेकिन आप कीप इन माइंड रखिए कि आपकी जो फोकस है, आपको 10 करोड़ रुपीज चाहिए 15 ईयर्स के बाद, ये फिलहाल अभी जो आप एसआईपी कर रहे हैं उसके हिसाब से जरा डिफिकल्ट है। तो आपको इधर आप टेन्योर बढ़ा सकेंगे, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 15 साल के बदले हम 25 साल तक हम इन्वेस्ट करें, या अल्टरनेटिवली आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। जो अभी करंटली आपकी शॉर्टफॉल है 1 लाख रुपीज पर मंथ एसआईपी। ठीक है, तो एक विस्तृत सलाह मनीष जी आपको मिली है, उम्मीद करते हैं कि आपके काम आए और हमसे संपर्क करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी आपके सवालों को हम शामिल करेंगे, कुछ और भी पहलुओं पर, निवेश के तौर तरीकों पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और यहाँ आपको बता दें कि हमने इस शो में कोशिश की है कि बहुत से ऐसे सवालों को शामिल किया जाए जो आम निवेशकों के होते हैं, और उन्हीं में से एक सवाल जो हमारे दर्शक अक्सर हमसे जानना चाहते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है, अगर उन्हें किसी तरह की गाइडेंस भी मिल रही है, उन्हें सलाह भी मिल रही है, तो इसको सत्यापित कैसे किया जाए, इसकी टेस्टिंग कैसे हो कि जो उन्हें एडवाइस मिल रही है वो बेहतर है। और शायद हेमंत सर आपसे बेहतर कोई नहीं होगा इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए। हमें जो एडवाइस मिल रही है वो बेहतर है, इसका आम निवेशक किस तरह से इसका मूल्यांकन करें, इसे कैसे जज करें? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी निवेशक के लिए, स्पेशली अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी एडवाइजर के साथ मिलकर अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं,
तो हो सकता है कि शुरुआत में जब आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं तो आप शायद इतने अवेयर ना हो कि किस तरीके से इसको देखा जाए कि मेरे पोर्टफोलियो में जो मुझे सलाह मिल रही है वो सही है कि नहीं, या आपकी जानकारी जो है स्पेशली म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन के बारे में बहुत ज्यादा ना हो। इसीलिए हमेशा ये एडवाइजेबल है कि अगर आप किसी एडवाइजर के साथ भी काम कर रहे हो तो वो जो डिसीजन मेकिंग है, पहली बात वहां पे पार्टिसिपेट करना सीखिए, करना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से एडवाइस ले रहे हैं और हमको लगता है कि ठीक है कोई हमारे बिहाफ पे काम कर रहा है तो हम वहां पे छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा फायदा जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो आप धीरे धीरे कुछ सीखते हैं। आप ये देखते हैं कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा, और काफी डिसीजन मुझे लगता है म्यूचुअल फंड या किसी भी इन्वेस्टमेंट के जब होते हैं वो बेसिकली वो कॉमन सेंस से ज्यादा रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टेक्निकली बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत है। आप जब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं आप ये देखते हैं कि किस तरीके से फंड को चुना गया है, किस तरीके से गोल्स अगर आपने डिफाइन किए गए हैं, आपके कितना समय है, आपका जो इन्वेस्टमेंट बनाया गया है उसमें प्रोग्रेस कैसी होगी। तो आई थिंक एक तो डेफिनेटली वो रास्ता है देखने का कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप ट्रैक पे है कि नहीं, कि आप अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस तरीके का आपको एसेट एलोकेशन बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉन्ग रन में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए इन्फ्लेशन को बीट करने का। तो जाहिर सी बात है वहां पे इक्विटी की इन्वेस्टमेंट हो। शॉर्ट टर्म में कैपिटल सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तब आप देखते हैं कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा होना चाहिए कि आपका जो पैसा है वो थोड़ा सेफ हो, बट आपकी जो रिटर्न है वो ट्रेडिशनल ऑप्शन जैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट वहां से बेटर हो। मीडियम टर्म का अगर पैसा है 5-7 साल, तब आपका एक मिक्स होना चाहिए इक्विटी और डेट का। तो आई थिंक जब आप इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप देखते हैं किस तरीके का डिसीजन होता है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये भी होता है कि एसेट एलोकेशन के बाद किस तरह के फंड चुने हैं आपने। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा जागरूक होते हैं, तो आप देखिए आज की डेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट, शोज में मिलती है आपको, मीडिया में बहुत जगह पे आपको, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, वेबसाइट के ऊपर बहुत जगह डेटा मिलता है आपको। तब आप अगर देखें कि आपके फंड वहां पे आपको नहीं दिखाई देते हैं कि जो फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप जिनसे सलाह ले रहे हैं उनसे बात कीजिए कि मेरे फंड यहाँ पे क्यों नहीं है। तो वो आपको कारण बताएंगे। हो सकता है वो फंड आपके लिए सुटेबल ना हो सकता है वो फंड उतने कंसिस्टेंट ना हो। तो जब आप उस डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप देख पाते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो रहे हैं वो वाकई में आपके फायदे के लिए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये ऑब्वियसली एक दिन में तो नहीं होगा, ये थोड़ा सा प्रोसेस है। शुरुआत में आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा जिनसे आप सलाह ले रहे हैं। पार्टिसिपेट करेंगे तो आप सीखेंगे और धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि आप जब एज ए टीम काम करेंगे तो सही मायने में जो आपके इन्वेस्टमेंट से आपको मिलना चाहिए वो मिलना शुरू होगा। और ये बहुत जरूरी था। काफी वक्त से इस तरह के सवाल हमारे पास आ रहे थे और बहुत सारे चूंकि दर्शकों के सवाल होते थे तो उसमें ये स्पेस निकाल पाना कि हम एक तरह से बेहतर तरीके से आपको सलाह दे सकें। बहुत अच्छा लगा हेमंत सर, ये अहम राय और हमारे दर्शकों आम निवेशकों के काम आएगी। अगला जो सवाल है वो अरुण नेगी जी का यूट्यूब के जरिए। ये सवाल भी हेमंत सर आपके लिए ही है। उम्र के हिसाब से निवेश पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, लंबी अवधि के लिए इनके निवेश की प्लानिंग है, बच्चे की पढ़ाई, रिटायरमेंट की प्लानिंग और 7 स्कीम में 13,000 का SIP का इनका निवेश है। सालाना 10% के हिसाब से स्टेप अप की प्लानिंग है। 15 साल में 1 करोड़ जो है इनका लक्ष्य है। पोर्टफोलियो आपके सामने है, जरा बताइए क्या करना चाहिए। अभी सबसे पहले तो पोर्टफोलियो की बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगा ये देख के इस पोर्टफोलियो में भी कि काफी सारी पॉजिटिव्स हैं यहाँ पे। एक तो टाइम होराइजन 15 साल लंबा समय है। दूसरा इक्विटी एसेट चुनी है इन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए। तीसरा SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और चौथा इनकी कमिटमेंट है कि वो हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपको ऑब्वियसली पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है, आपका कॉर्पस कहीं ज्यादा बड़ा बनता है। और तीसरी बात क्या है कि आपका जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के बीच में जो डिसिप्लिन रहना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी SIP को 10% से बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब हर साल आपकी इनकम बढ़ती है तो उसका कुछ हिस्सा जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी जाता है। तो आई थिंक जहां तक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का सवाल है, जिस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने गोल्स को डिफाइन किया है, तो बहुत ही आई थिंक अच्छी शुरुआत है मैं कह सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इनके टारगेट की बात करूं, इन्होंने कहा कि 1 करोड़ का इनको कॉर्पस चाहिए। अभी की जो इनकी इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का इनका आई थिंक अभी प्रेजेंट वैल्यूएशन है इनके पोर्टफोलियो का।
12% का रिटर्न अगर हम मान के चले 15 साल तक ये प्रोसेस करते हैं तो करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको अपने टारगेट तक पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं कोई होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं फिर डेफिनेटली कहना चाहूंगा इनको कि जो इन्होंने टारगेट सेट किया है ना 1 करोड़ का बच्चों की एजुकेशन अपने रिटायरमेंट के लिए, मुझे लगता है थोड़ा कंजर्वेटिव है, क्योंकि 15 साल के बाद हमेशा ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म के इंपॉर्टेंट जो गोल्स हैं बच्चों की एजुकेशन और आपकी रिटायरमेंट, वहां पे इन्फ्लेशन कंसीडर करना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन में इन्फ्लेशन रेट जो है 10 से 12% का होता है। तो मैं चाहूंगा कि अपने टारगेट को फिर से देखें एक बार कि वाकई में इतना पैसा लगेगा, इनको ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि इनके पास अभी समय है। अगर इनको इन्वेस्ट और भी करना होगा तो कोशिश करके ये कर सकते हैं। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करें, मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन की जरूरत है, थोड़ी सी चेंजेस की जरूरत है, ताकि पोर्टफोलियो थोड़ा और कॉम्पैक्ट हो और अच्छा बने यहाँ से। तो इनके पास देखिए 2 फंड्स हैं, कैनरा रुपए को लार्ज कैप और एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, दोनों में 2200 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोनों जो है लार्ज कैप ओरिएंटेड है, और पारंपरिक का फायदा ये कि कुछ पैसा जो है आपका वहां यूएस स्टॉक्स में भी जाता है। तो मुझे लगता है कि दोनों को क्लब करके पूरा पैसा एक ही फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में लगाएं तो बेहतर होगा। मिड कैप में इनके पास 2 फंड है, पीजीआईएम मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। दोनों में मिला के वो 3200 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे भी इसको क्लब करें अगर ये पैसा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में डालें 3200, तो मुझे लगता है वो बेटर होगा। एक इनके पास फंड है स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, वहां पे उस कैटेगरी में काफी सारे फंड हैं जो इस फंड से बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं। जैसे कौन स्मॉल कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, इवन बंधन स्मॉल कैप। तो आई थिंक काफी सारे ऑप्शन है वहां पे। मुझे लगता है कि आपको उनमें से कोई एक फंड देखना चाहिए, क्योंकि 15 साल का आपके पास समय है। तो जाहिर सी बात है अगर थोड़ा सा भी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं तो वो काफी मदद करेगा आपको बड़ा कॉर्पस बनाने में। तो कुछ चेंजेस, और जैसा मैंने कहा कि गोल को जो सेट आपने जो किया है टारगेट, उसको दोबारा से देखिए। मुझे लगता है थोड़ा कंजर्वेटिव है, इसको थोड़ा सा आप रीअलाइन करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। तो ये सलाह आपको मिलती हुई। चलिए अगले जो दर्शक हैं उन्हें अपने चर्चा में जोड़ें। उससे पहले आपको बता दें कि आज कानपुर में अदानी एम्यूनिशन मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो रहा है। और स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारे पास राम मूर्ति साहब जुड़े हुए हैं। राम मूर्ति साहब, आप हमारे साथ बने हुए हैं क्या? सॉरी, आई थिंक आई एम मुकेश कुमार। ये मुझे मेरे लिए कॉल है या? जी जी, गुड इवनिंग। चलिए मुकेश, हम आपका सवाल लेते हैं, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मैंने सवाल भेजा था कि मेरे पास है ना कोटक स्मॉल कैप है 5500 रुपए पर मंथ, 2750 रुपए में 15 डेज पे इन्वेस्ट करता हूँ। एक्सेस ग्रोथ है 5500 रुपए SIP करता हूँ। SBI फोकस में भी 5500 इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस है। मुकेश, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है, आप सीधा सवाल पूछें, समय थोड़ा कम है हमारे पास। ओके, श्योर, सॉरी फॉर दैट। तो ये मेरा 3 साल का इन्वेस्टमेंट है और मेरा गोल है 10 करोड़ आफ्टर 15 ईयर्स। और मेरा एक होम लोन चल रहा है इंडिया बुल्स से जो 12.9% पर है। तो मैं उसको भी क्लोज करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या बदलाव हो सकता है टारगेट अचीव करने के लिए, और मैं ये होम लोन को कैसे क्लोज कर सकता हूँ, इसी SIP को रिडीम करके कैसे, या कोई नई SIP स्टार्ट करके। मेरे पोर्टफोलियो में एक SIP और है, SIP SBI एनर्जी NFO, मैंने अभी जस्ट खरीदा ही है, 5000 रुपए SIP है। ठीक है। निसरीन जी, आपने सवाल सुना होगा, बाकी पोर्टफोलियो आपके पास है, बताइए क्या होगी इनको बेहतर सलाह। आप है ना कोटक स्मॉल कैप, बिकॉज आपकी जो फोकस एरिया है 15 साल के बाद है, और आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए मल्टी कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में और स्मॉल कैप फंड्स में, बिकॉज वो फंड स्लाइटली मोर अग्रेसिव है, और आपको जो ग्रोथ पोटेंशियल पॉसिबिलिटी है वो स्मॉल एंड मिड कैप में आपको मिलेगी। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में काफी वॉलेटिलिटी होगी, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप में पॉसिबिलिटी है कि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप से थोड़ी ज्यादा मिलेगी। तो इसीलिए आपको आपकी पोर्टफोलियो बैलेंस रखनी चाहिए। आप 25% लार्ज एंड मिड एंड फ्लेक्सी कैप में रखिए,
25% मल्टी कैप में रखे, 25% स्मॉल एंड मिड कैप में रखे और 25% शॉर्ट टर्म पॉसिबिलिटीज में रखे, जैसे लार्ज कैप है या बैस है, बिकॉज इतनी लॉन्ग टर्म में आपको पता नहीं है कि आप को लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में जैसे 1 to 5 years में शायद आपको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी, जो अभी आप फोकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से आप अमाउंट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए भी रखिए, जो बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी सेविंग्स फंड में आप रख सकते हैं। जैसे आपका सवाल था कि आपकी लोन चल रही है 12.9% पे, और क्या आप ये लोन फोरक्लोज करें या ना करें। तो इसीलिए इसके लिए आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा, बिकॉज फिलहाल शॉर्टर टर्म में हम कैगर जो कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट है 10 to 12% हम रख सकते हैं, या बेसिकली 8 to 10% के जरिए हम ज्यादा कंजर्वेटिव होना चाहेंगे। तो जब भी आप शॉर्टर टर्म में से 1 to 5 years में आपकी अर्निंग्स होंगी या रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बिटवीन 10 to 12% होगी, तो इन दैट केस आप 12.9% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इंडिया बुल्स के लिए, तो आपको स्टिल शॉर्टफॉल पड़ेगा जो भी आप बचाएंगे आपकी EMI की तरफ से। तो ये जरा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा आप वेट करें कि एटलीस्ट 6 or 7 years एंड आपकी कॉर्पोरेट थोड़ी बढ़ जाए विद एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो आपको 12.9 या 13% से आपको ज्यादा मिले सपोज इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, तो फिर आप पार्टली फोकस कर सकते हैं। लेकिन अभी एट दिस रेट एक्सपेक्टेड अर्निंग शॉर्टर टर्म में फोकस करना लिटिल रिस्की होता है। बिल्कुल। तो हम नॉर्मली कंजर्वेटिवली एस्टिमेट करते हैं बिटवीन 10 to 12%। बिल्कुल। तो इस जरिए आपको जरा वेट करके चेक करके आगे बढ़ना चाहिए। जी जी, चलिए यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।